brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को बहुत बहुत बधाई, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। और क्या मैच था कल। जिस नवी मुंबई में मैच चल रहा था, सपाट विकेट, 300 रन से ऊपर का लक्ष्य ज़रूरी था और हमने शुरुआत अच्छी की, लेकिन 298 के आसपास रुक गए। तो उस वक्त लगा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जैसे पिछले मैच में बैटिंग की और उनके ओपनर तो ख़तरनाक, तो लगा था थोड़ा मैच फंस सकता। ऊपर से सेकंड इनिंग बॉलिंग करनी थी हमें, ड्यू फैक्टर भी था, तो मैच फंसा हुआ लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला, हमारी लड़कियों ने, मतलब मन खुश हो गया। 2 बार पहले हम फाइनल हार चुके हैं पहुंचकर, और दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और इस बार पहली बार ऐसा था जब 2 नई टीम थी, मतलब कोई भी एक जीतती तो वो फर्स्ट टाइम विनर होती। साउथ अफ्रीका भी पहली बार जीतती और हम भी, लेकिन साउथ अफ्रीका हार गई और हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। हरमनप्रीत कौर की पूरी टीम, शानदार प्रदर्शन। तो पूरी टीम को जितनी भी बधाई दी जाए कम। कमाल देखिए कि शेफाली वर्मा जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी, वो शायद इस टीम में होती नहीं है। एक इंजर्ड हो गई थी लीग मैच में, उनकी जगह उनको टीम में रखा गया और फाइनल में क्या नॉक खेला। दीप्ति ने तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की और इसीलिए प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी। तो कुल मिलाकर इस वक्त वर्ल्ड T20 के चैंपियन हम, 50 ओवर के। अब हम वो अहमदाबाद वाला छोड़ देते तो फिर हैट्रिक भी हो जाता, पर कोई बात नहीं। इस एक जीत से कल की हमारी विमेंस क्रिकेट का मोराल जो बढ़ा, और बाकी जो लड़कियां हैं तो क्रिकेट की शौकीन, बहुत फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो एक बार फिर से दिली मुबारकबाद, बधाई पूरी हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम को। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले हफ्ते मैं बिहार गया हुआ था। बिहार इलेक्शन पर मुझे वहाँ के जितने डॉन, बाहुबली, फुटानीबाज, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी 3 सीरीज़ की। आज तक के लिए 2 सीरीज़ तो टेलीकास्ट हो चुका, तीसरा आज रात जाएगा। और क्राइम तक पर ये डॉक्यूमेंट्री एक एक कर, एक आज, एक कल और एक परसों डालूंगा, तो आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। इसी डॉक्यूमेंट्री के बनाने के चक्कर में मैं पहुंचा मुकामा। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर की तारीख थी वो। और इस वक्त पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे हॉट सीट मुकामा है, क्योंकि यहाँ 2 ऐसे लोग हैं जिनकी दुश्मनी और जिनकी क्राइम की दुनिया में पहचान शायद इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा है। एक सूरज भान, जिसे कहते हैं कि बिहार का अब तक का सबसे बड़ा डॉन, शिवप्रकाश शुक्ला तक जिसे गुरु मानता था। और शिवप्रकाश शुक्ला ने ही सूरज भान को एक नाम दिया था, दादा, और इस वजह से अब सूरज भान दादा के नाम से पहचाना जाता है। और दूसरा अनंत सिंह, वो तो चर्चा में है ही। 24 अक्टूबर की दोपहर जब मैं पहुंचा तो इत्तेफाक से 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे इन दोनों डॉन से मिलने का मौका मिला। पहले सूरज भान से और फिर अनंत सिंह से। मतलब तमाम, एक तो क्राइम जर्नलिस्ट पहले भी मैं मिल चुका हूँ। सूरज भान से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि शायद हम 18-20 साल बाद मिल रहे हैं, और सूरज भान को ये बात याद थी। उसकी वजह ये है कि 18-20 साल पहले मैंने एक स्टोरी की थी। तब सूरज भान पटना के बेऊर जेल में बंद थे और कई साल हो गए थे जेल में। एक दिन अचानक उन्होंने जेल में मिठाई बांटनी शुरू कर दी। पूछा गया क्या है, कौन सी खुशी है, क्या ओकेज़न है जो मिठाई बांट रहे हैं। तो पता चला सूरज भान बाप बन गए, पिता बन गए। अब बड़ी हैरानी थी कि सूरज भान 5-7 साल से जेल में, बेल भी नहीं हुई, बाहर भी नहीं आए, तो बाप कैसे बन गए। अब या तो सूरज भान जेल से बाहर गए हों या फिर उनकी पत्नी जेल आई हों। और ये वो दौर था जब बड़े बड़े नामचीन क्रिमिनल डॉन, उनका जेल में होते तो थे, लेकिन शाम को शॉपिंग करने से लेके पार्टी करने तक के लिए भी निकल जाते थे। तो उस स्टोरी पे वो बहुत नाराज़ हुए थे कि आपने मेरी फैमिली, मेरे बारे में इस तरीके की बात की। जब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि शख्स जेल में बंद है तो जेल में बंद रहते हुए बाप कैसे बन सकता है। लेकिन ये हुआ, बिहार में सब कुछ मुमकिन है। खैर, उसके बाद बातचीत शुरू हुई चुनावी रैली में।
जिस तरीके से सूरजभान ने सवालों के जवाब दिए, उम्र हो गई है, वक्त बीत गया, बहुत सारे डाउन आ गए, लेकिन वो धमक, वो धौंस अब भी कायम थी। ये ख़त्म करने के बाद पता चला कि थोड़ी दूर पर दूसरी चुनावी रैली है जिसमें अनंत सिंह। अब अनंत सिंह से भी कई मुलाकात कर चुका हूँ, इंटरव्यू कर चुका हूँ। तो अनंत सिंह के पास, अनंत सिंह से बात करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए अवेलेबल तो है, लेकिन आप जितने बड़े आप सवाल पूछते हैं उससे छोटे जवाब हमेशा मिलेंगे। अब या तो बोल नहीं पाते या कुछ और। तो गिरफ्तारी से पहले ही अनंत सिंह से मैंने बात की। कहानी आगे सुनाऊं और बढ़ाऊं, इन दोनों का शॉर्टर वर्जन, सूरजभान और अनंत सिंह। क्या सवाल है, और इसमें ख़ासतौर पर एक सवाल ये है कि सूरजभान की यहाँ पत्नी चुनाव लड़ रही है, सूरजभान नहीं, और सामने कौन है? अनंत सिंह। और पिछली बार अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, अनंत सिंह नहीं। वजह ये कि अनंत सिंह के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे थे और चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए गए। इस बार सूरजभान पर भी इल्ज़ाम है, अयोग्य है, इसलिए पत्नी को आगे कर दिया। ये बिहार में खूब चलता है। तो दो बिहार के टॉप डॉन, दो बाहुबली, दो फुटानीबाज, दोनों आमने सामने, और दोनों से 2 घंटे के अंदर एक बातचीत। यहाँ से फिर रहे, इसको सुनिए, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। सब लोग मेरे नेचर से अवगत हैं और वही काम हम कर रहे हैं जो पहले करते आए हैं। जो काम हमारे परिवार ने जैसे कहे वे काम करते रहे। आगे 2004 में बलिया चुनाव में सब परिवार कर कुटुंब में जाकर अपना खर्चा करके चुनाव लड़े। वहाँ का भी जो काम था वो सब महीने अपने परिवार जिस तरह होता है करते रहे। 14 में आए, फिर 14 में करते रहे। यहाँ इनको न मेरा परिचय देने का जरूरत है, न इनका परिचय लेने का जरूरत है। हम सब भाई भाई हैं। इस बार का जो चुनाव है, जो मुकाबला है जिनसे, आपको लगता है फ्री फेयर चुनाव और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके? सब कुछ सब दिन शांति होते आया है, इस बार भी शांति होगा, इसलिए आप निपटा रहे आपका हैं। मुकाबला किससे मान रहे हैं? हम तो मुकाबला में मान ही ना है कि नहीं का। हम जनता का मालिक है, जनता सब काम करेगा। जनता मुकाबला कर, अनंत सिंह भी मैदान में है। तू तरीके से के हम ही नहीं जानते। मैं अपने आप को जानता हूँ कि हम उम्मीदवार बनकर आए। बीना देवी के सारथी में हम बैठे हुए हैं और जनता मालिक है, जनता हिसाब चुका लेगा। धन्यवाद। आपको राजनीति कैसी लगती है अनंत सिंह? अच्छा लगता है। इसमें क्या अच्छा लगता है? जनता की सेवा करना। और इस बार आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला थोड़ा किसी से नहीं है। जो सब दिन लड़ रहा है वही लड़ रहे हैं। कोई नया तो कहीं से नहीं आए हैं विदेश से कि हमारा कुछ दोसर नियर लगे। अब जो सब दिन लड़ते हैं उससे आज भी लड़ रहे हैं। बिहार के बहुत से अखबार में खबर छप रही थी कि इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सबसे हॉट सीट मोकामा बन गया है। उसकी वजह ये है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ सूरजभान की पत्नी। नया 4 साल पहले जनता से जीत के गए हैं। 1 साल जब बच गया विधायक के तो छोड़ के चल गए बलिया। इतना जनता से प्रेम करते हैं कि जिताया जनता 5 साल में, और 4 साल में आया अथी का MP का इलेक्शन तो त्याग दे के यहाँ से चल गए वहाँ। एक इंटरव्यू दिया था अभी सूरजभान ने, उन्होंने कहा था पिछली बार अनंत जी की पत्नी जीती थी, इस बार हमारी पत्नी। कहे वाला खुद जीतेंगे, तो जनता मालिक भगवान है, जिसको वोट देगा वो जीतेगा। आपके हिसाब से बिहार में सरकार किसकी बन रही है? नीतीश जी का सरकार भाजपा मिला के 225 सीट आ रहा है। अब आप लोग बुझिए क्या कर सरकार बनेगा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल है अनंत जी, ये हॉट सीट क्यों बताया जा रहा है? इसलिए कि एक तरफ आप हैं, एक पत्रकार हर तरफ ये कह रहे हैं। हॉट सीट मोकामा कोई पब्लिक हॉट सीट मोकामा करे गया है कि आप लोग किए हैं हॉट सीट। तो इन दोनों को तो आपने सुन लिया, दोनों की बातचीत सुन ली। अब दोनों डॉन हैं तो कहाँ मुकाबला मानेंगे, और उसी ठसक के साथ इन्होंने जवाब दिया। जब मोकामा में चुनावी रैली के दौरान साथ था आनंद सिंह के, वो एक गांव में पहले गया फिर कहीं और, तो अब साथ साथ मैं गाड़ी लेकर चल रहा हूं क्योंकि मुझे बातचीत भी करनी है। तो अचानक एक तस्वीर पर नज़र पड़ी और हमारे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी ने और हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर मनीषा झा थी, उन्होंने भी मोबाइल से और कैमरे से वो कैप्चर कर लिया। कमाल की वो तस्वीर है। फिर मैंने पता किया, जो चीज़ देखी अभी बताता हूँ आपको। तो पता किया तो पता चला कि नहीं,
इसकी कहानी अलग है। वो तस्वीर और कहानी ये है कि अनंत सिंह जब जब जहाँ जहाँ जाते हैं, चाहे गांव में, किसी के घर में, पैदल, अगर वो एसी में नहीं बैठे, गाड़ी में, घर में, तो ठीक, लेकिन गाड़ी और घर के अलावा अगर वो बाहर है तो एक लड़का उनके साथ साथ चलता है और वो रहेगा उन्हीं के इर्द गिर्द। लेकिन जैसे ही अनंत सिंह कहीं रुके, अगर 2 मिनट के लिए भी रुक गए सड़क पर, तो उसका एक ही काम है, वो अनंत सिंह के पीछे जाकर फौरन खड़ा होगा और एक बैटरी से चलने वाला फैन यानी पंखा उठाएगा और अनंत सिंह के सर के दाएं या बाएं वो पंखा लेकर खड़ा हो जाएगा, ताकि अनंत सिंह को गर्मी न लगे। वैसे ही गर्म दिमाग तो शायद इसलिए भी ठंडा रखना ज़रूरी होता है। तो ऐसे जब घूम रहा था तो कई जगह देखा कि भीड़ है, अनंत सिंह के दाएं बाएं के लोग बदलते रहते हैं आगे पीछे के, लेकिन एक जगह नहीं बदलती और वो वही लड़का होता है। फिर वो फैन, मैंने कहा ये क्या है, तो फिर उससे बातचीत की तो वो हंसा, जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर उसने एक मदद भी की। अनंत सिंह से बात करनी थी, वो अपने चुनावी ऑफिस में, तो मैंने कहा कि वो शायद निकलेंगे या आएंगे, तो तब उसने मुझे सही बताया कि इस वक्त वो कहाँ बैठे हुए हैं, और वो वहीं था अनंत सिंह। तो ये पंखे वाला भाई, और उसकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी थी। अब ये सब हुआ, लेकिन उससे पहले जब पहुंचा तो अनंत सिंह गांव में अपनी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और उनके जो चेले चपाटी हैं वो सब गाड़ी के पास खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि छोटे सरकार आएंगे। छोटे सरकार अनंत सिंह को मुकामा में इसी नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उनके बड़े भाई जो हैं वो बड़े सरकार हुआ करते थे, जब इस दुनिया में नहीं है वो भी विधायक रहे। तो अब देखा सब 6-7 हट्टे कट्टे लोग खड़े हुए, मैं अपना किसी से बात कर लूँ, तब तक एक आया और वो सब देख के मतलब आप समझ जाएंगे ये लोग कौन है, क्या हाइट, क्या बॉडी। तो एक ने आके बोला कि भैया आपने साहब पे कहानी तो सुना रखी है। मैंने कहा हाँ। अब जैसे ही उसने बोला फिर उसने कहा कि मैंने सुनी है। अब मैं थोड़ा सा डरा कि कहानी में तो मैंने सब कुछ बोल दिया है, अब यहाँ इन्हीं के गढ़ में हूँ, पता नहीं क्या हो। लेकिन अगली लाइन कहता नहीं आपने शिवप्रकाश शुक्ला पे भी सुनाई थी, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कम से कम ये तारीफ़ कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप लोग कहानी सुनते हो, तो बोला अरे हंसा, ये नहीं बताया खुल के, लेकिन सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग जो करते हैं वही तो मैं सुनाता हूँ, आप लोग ना करो तो मैं शायद ना सुना पाऊँ। इस पर वो हंस पड़ा। फिर बोलता है कि करीब 18-20 साल पहले जब आप आए थे, अनंत सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे उस चौकी पर बैठकर, तब मैं उनके पीछे था, आप भूल गए। अब मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा अच्छा आपकी अब दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है इसलिए याद नहीं आ रहा। 1-2 लगातार मुझे खूंखार निगाहों से घूर रहा था, क्योंकि उसने कुछ कहानियाँ और कुछ स्टोरी सुन रखी थी जिसमें मतलब मैंने अपने तरीके से सब कुछ बोल डाला। तो वो आपस में बात कर रहा था कि नहीं इसको तो साहब के साथ खड़ा भी नहीं करना, ना इंटरव्यू कराना, ये बहुत उल्टा पुल्टा बोलता है। और जो हमारा लोकल रिपोर्टर थे वहाँ पे, उनसे ये बात कर रहा है कि नहीं करने देंगे। अब वो आकर बताया कि अरे सर ये तो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अनंत सिंह देख चुके हैं, पहचान चुके हैं, या तो भगा दे, पीट लेंगे, या गाली दे के निकाल देंगे। लेकिन अनंत सिंह ने जब नज़रें मिली तो फ़ौरन उठा और फिर वो पहचान गया कि कौन है, पहले मिल चुके हैं, बहुत सारी तारीफ़ में शो कर चुका हूँ। तो फिर खुद ही कहा कि ठीक है आप चुनावी ऑफिस आइए, वहीं बात करेंगे। और तब ये बात हुई थी जिसका शॉर्टर वर्जन आपको सुनाया। अब वहाँ से निकला, उसके बाद अचानक 30 अक्टूबर को खबर आई कि मोकामा में दुलार चंद यादव को गोली मार दी गई। हालांकि गोली पैर में लगी फिर भी मौत हो गई। उसकी वजह यह है कि गोली मारने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह था कि गाड़ी से कुचलने की वजह से और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से, यानी ज़्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। दुलार चंद यादव इसी मोकामा बेल्ट के एक और बाहुबली। कायदे से अनंत सिंह विंग तो चेले हैं। पहला जो था उस इलाके में दुलार चंद यादव की तूती बोला करती थी। एक तारातारी इलाका है, तारातार, इसी मोकामा में, और वो वहाँ पे एक तारातार जगह है जहाँ पर दुलार चंद यादव की तूती बोला करती थी। जब पहली बार नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे बाढ़ से, तो बाढ़ भी मोकामा का एक हिस्सा हुआ करता था। नीतीश कुमार को भी ये पता था कि दुलार चंद यादव की क्या हैसियत अपने इलाके में।
बाकायदा चुनाव में समर्थन और मदद लेने के लिए नीतीश कुमार तब दुलारचंद यादव से मिले। लालू यादव को भी पता था, और लालू और नीतीश तब एक थे, तब ये लोग दुलारचंद से मिलते थे। और दुलारचंद का काम इस पूरे इलाके में, ताल क्षेत्र में वसूली, जबरन उगाही, कत्ल, किडनैपिंग, 25-30 बार तो वो जेल जा चुके। अभी 75 के आसपास की उम्र रही होगी जब मौत हुई। 80-90 के दशक में आनंद वनन सिंह कुछ नाम नहीं था, दुलारचंद यादव ही नाम था। और दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की दुश्मनी शुरुआत से ही इस इलाके में वर्चस्व को लेकर। तो इस चुनाव में जब अनंत सिंह और उधर सूरजभान की पत्नी आमने सामने, तो जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए मैदान में उतर गए दुलारचंद यादव। क्योंकि अनंत सिंह भी दुश्मन, उधर सूरजभान भी दुश्मन, तो क्या करें, ऑप्शन कोई था नहीं। तो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए रैली में शामिल हो गए। 30 अक्टूबर को उसी रैली के सपोर्ट में गाड़ी से निकले, तभी दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला आ गया। लड़ाई झगड़ा, इसके बाद गोलियां चली, गोली पैर में लगी, फिर गाड़ी में बिठाया गया, फिर गाड़ी को घेरा गया, पत्थरबाजी हुई, और उसी दौरान दुलारचंद यादव को नीचे उतार कर उसी गाड़ी से कुचल दिया गया और फिर सब निकल गए। अनंत सिंह तब मौके पर मौजूद था। इसके बाद दुलारचंद यादव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आया कि गोली पैर में लगी, लेकिन एक्सेस ब्लीडिंग और पहियों के नीचे रौंदे जाने की वजह से मौत हुई थी। अब नामजद एफआईआर लिखाया जा रहा है। चश्मदीद थे, दुलारचंद का पोता है वहाँ पे, और उसने कहा कि मैंने खुद देखा आनंद सिंह को। उसने तो ये भी कहा कि जब ये काफिला गुजर रहा था तब आनंद सिंह ने जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार का नाम लेकर कहा था कि बहुत बड़ा विधायक बन रहा है, नेता बन रहा है, चलो इसको ज़रा ठीक करो। और उसी के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। तो अब नामजद एफआईआर, कायदे से जैसी नामजद एफआईआर हुआ, एक मर्डर का मामला है, तो गिरफ्तारी तो बनती है, लेकिन अब गिरफ्तारी कैसे हो? बिहार की प्रॉब्लम यही है। जिस अनंत सिंह के ऊपर मर्डर, वो भी एक राइवल कैंडिडेट के सपोर्ट में, और दुलारचंद यादव जैसा बाहुबली, उसके कत्ल का इल्ज़ाम, लेकिन अगले 48 घंटे तक गिरफ्तारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनंत कुमार, बल्कि अनंत सिंह उस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी ने उसे टिकट दिया है जो इस वक्त बिहार में सत्ता में है। जिस जगह पर मैंने अनंत सिंह का इंटरव्यू किया, वहाँ एक पीछे बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, और उस पोस्टर को जब मैंने देखा तो मुझे अफसोस भी हुआ, और फिर इस बात का एहसास भी हुआ कि बिहार क्यों बदनाम है बाहुबलियों को लेकर। अनंत सिंह का बड़ा बड़ा फोटो। अब चूंकि अनंत सिंह जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश बाबू की पार्टी है, उसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता दल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो जितने कद्दावर नेता इन दोनों पार्टियों के ऊपर उनकी तस्वीर है, और उनके ठीक नीचे अनंत सिंह की तस्वीर। ये एक तस्वीर बिहार में गुंडा राज, बाहुबल और राजनीति में अपराध की कैसे घुसपैठ होती है, पॉलिटिक्स और क्राइम का कैसे कॉकटेल हो रहा है, ये एक तस्वीर काफ़ी है बताने के लिए कि क्रिमिनल जिसके घर से AK-47 निकला, कितने मर्डर के चार्जेस, कितने कब्जाने के ज़मीन, अभी फिर लेटेस्ट मर्डर में, और उस एक ही पोस्टर में हमारे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है। तो जब ऐसा जलवा होगा तो पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी? FIR दर्ज है, लेकिन पटना पुलिस, चूँकि ये मुकामा पटना डिस्ट्रिक्ट में आता है, हिम्मत नहीं हो रही। 48 घंटे तक किसी बात पर सोच विचार चल रहा है कि अनंत सिंह का क्या करें। अब इधर राजनीति का टाइम है क्योंकि चुनाव है, तो आया कि भाई बिहार में जंगल राज है, यहाँ पे ये है वो है, तो अब पुलिस को भी कुछ करना है। बड़ी मान मनवल के बाद इसके बाद 30 अक्टूबर को ये हुआ, और फिर 1 अक्टूबर की देर रात जो 2 अक्टूबर हो गई है, पटना पुलिस के SSP कार्तिकेय शर्मा पूरे दल बल लाव लश्कर के साथ अनंत सिंह के घर पहुंचते हैं, वो भी देर रात, ताकि सपोर्टर ना हो, बाकी कुछ ना हो। और अनंत सिंह के घर जाकर अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का मतलब बिहार पुलिस जानती है, पहले भी खून खराबा हो चुका है। तो वहाँ जाने के बाद फिर
काफ़ी देर तक एसएसपी अनंत सिंह से बात करते हैं, मान मुलव्वल करते हैं। इधर पुलिस को भी ये एहसास है कि यहाँ पे चुनाव का टाइम है, सारे कार्यकर्ता एक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। ये वो अनंत सिंह है जिसके पास से AK-47 निकल चुका है, हथियारों का जखीरा कितना हो पता नहीं। तो पटना पुलिस को भी इस बात का डर। लेकिन फिर एसएसपी अनंत सिंह से अकेले में बात करते हैं, समझाया जाता है, और इसके बाद फिर अनंत सिंह की मर्जी होती है कि अच्छा ठीक है अब ले चलो। तब रात के अंधेरे में अनंत सिंह को मोकामा से लेकर पटना लाया जाता है और पटना में रखा जाता है। रात के करीब 1:30-2 बजे पटना पुलिस और पटना के डीएम, पटना के एसएसपी मीडिया को फ़ोन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं। सोचिए ऐसा कहाँ होता है। 2 बजे रात को बताया जाता है कि अब हमने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है दुलार चंद यादव केस में। 2 बजे रात को, जिसका नाम FIR में है, जिसके ऊपर मर्डर का केस है, जिसका पूरा पुराना इतिहास है, उसे पकड़ने के लिए पहले उसकी मर्जी पूछी जाती है, उसे समझाया जाता है, उसे मनाया जाता है और तब पटना लाया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कैसे लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे, जहां कानून के दुश्मनों के खिलाफ कानून बनता है और वही कानून बनाने में कानून के दुश्मन ही उसी छत के नीचे बैठकर अपनी राय दे, इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र का क्या होगा। लेकिन अफसोस यही सच है। तो खैर, सूरजभान, अनंत सिंह इन सब से मिलते मिलाते वहीं थोड़ी दूर पर बेगूसराय है। उस बेगूसराय में जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि इस देश में पहला चुनाव 1951 और 52 में हुआ था, 1951 और 52 में। 25 अक्टूबर 1951 ये वो तारीख थी जब इस देश में आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ। हालांकि आज़ाद हम 15 अगस्त 1947 को हो गए, लेकिन फिर 1948 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना। अब उसके बाद ये हुआ कि देश में चुनाव कराना है। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस आगे आ गई थी, लेकिन अब चुनाव बनाना है, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाएगी, तो इलेक्शन तो ज़रूरी है। अब अंग्रेज़ जब तक थे यहाँ 250 साल, उन्होंने चुनाव और वोटिंग को अपनी बपौती बना रखी थी। हर हिंदुस्तानी को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। कास्ट, रिलीजन, पहुँच, ऊंच नीच, इन सबको देखकर वोट डालने का अधिकार दे देती थी अंग्रेज़ ऊपरी मन से। और तब महिलाओं को तो की हालत ये थी कि महिलाएं अपने पहचान के दम पर वोट ही नहीं देती थी। अगर महिलाएं वोट भी देने जा रही हैं तो वहाँ लिखा होता था फलाने की पत्नी, फलाने की बेटी, फलाने की बहन। वोटर लिस्ट में ऐसे होता था, वहाँ कहीं नाम नहीं होता था किसी महिला का। तो अब आज़ाद देश के बाद पहला चुनाव होना था। इलेक्शन कमीशन, सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। अब हमारे पास न वोटर लिस्ट, न कोई डेटा। बंटवारा भी हुआ आज़ादी के साथ, बहुत सारे लोग इधर से उधर विस्थापित आ गए। अब किस शहर में कौन कितना वोटर, किस गांव में कितना वोटर, किस स्टेट में कितना वोटर, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो पहला तो काम ये था कि चुनाव में हिस्सा कौन लेगा। तब ये बना कि 18 साल का हर वयस्क, हर बालिग हिंदुस्तान का वोट डालेगा। और उसमें ये भी हुआ कि अब महिलाएं किसी और के नाम पर नहीं, अपने पति, अपने पिता, अपने भाई के नाम पर नहीं, अपने नाम पर वोट डालेंगी। बाकायदा महिलाओं के नाम तब वोटर लिस्ट में लिखे गए कि ये सुनीता है, ये सफ़िया है, इस तरीके से। अब ये सब कुछ हो गया, चुनाव तो कराना था। तो 48 में संविधान बनने के बाद लगभग 2.5-3 साल बीते। 1951 25 अक्टूबर की तारीख तय हुई और ये तय हुआ कि अब वोटिंग होगी इंडिया में। तब चुनाव लोकसभा और स्टेट्स का एक साथ हुआ करता था। तो 51 से 52 तक चुनाव हुआ और ये चुनाव बड़ी सादगी से हुआ। तब बैलगाड़ी पर नेता निकलते थे, बैलगाड़ी पर प्रचार होता था, या लोग साइकिल पर आते थे। तो 51 और 52 का पहला चुनाव देश के लोकसभा का और अलग अलग स्टेट का बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बड़ी ईमानदारी से, शराफत से पूरा हुआ। और शायद उस वक्त वोटरों को ये भी पता नहीं था कि चुनाव में गड़बड़ी कैसे करेंगे, क्योंकि एक खुशी, एक जोश था कि हम आज़ाद हो गए और इस आज़ादी के बाद पहली बार हमें वोट डालने का हक मिल रहा है। तब हिंदुस्तान की आबादी करीब 35-36 करोड़ रही होगी, तो अंदाजे के हिसाब से 20 से 22 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट डाला था फर्स्ट टाइम। इसके बाद 1957 का चुनाव आया
57 के चुनाव ने पहली बार इस देश में चुनाव को कलंकित किया। बेगूसराय से करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है रचियाही। इस रचियाही में भी मैं गया। वहां एक बूथ हुआ करता था, वो खंडर हो चुका था। अब उस बूथ की जगह पर वहां एक पंचायत भवन बन रहा है, इमारत अभी बन रही है, खड़ी हुई है। 1957 के बिहार विधानसभा के चुनाव में इस इलाके से दो उम्मीदवार थे, एक कांग्रेस के और एक कम्युनिस्ट पार्टी के। 57 के आसपास बेगूसराय में पहली बार रिफाइनरी का प्रोजेक्ट पास हो चुका था। देश का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी बेगूसराय में खुलने जा रहा था, पहला असम में था। अब जब इतनी बड़ी रिफाइनरी आएगी तो वहां रोजगार आएगा, पैसा आएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। कम्युनिस्ट इसीलिए मजबूत थे क्योंकि वहां मजदूरों की एकता थी और कम्युनिस्ट उनके एक तरह से मसीहा। लेकिन जो पहला चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस उम्मीदवार जीत गए। अब दूसरी बार चुनाव हो रहा था 57 में। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे सरयुग सिंह शायद, उन्हें यह अंदाजा था कि इस रचियाही पोलिंग बूथ पर करीब 3 से 4 गांव के लोग वोट देने आएंगे और ये पूरा का पूरा 3-4 जो गांव है ये कम्युनिस्टों का गढ़ है। यहाँ ज़्यादातर मजदूर और उनके परिवार लोग रहते हैं, यूनियन के जुड़े हुए। तो यहाँ से कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं जाएगा, तो फिर क्या करें। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो उम्मीदवार थे शायद चंद्रशेखर, वो यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे थे। तब पहली बार कांग्रेस कैंडिडेट सरयुग प्रसाद सिंह ने अपने लोगों को तैयार किया और कहा एक काम करो, इन 3 गांव के लोग पोलिंग बूथ तक वोट डालने पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा काम करो। अब उस वक्त सारे मिलकर इकट्ठे बैलगाड़ी में आते थे, तो पोलिंग बूथ से पहले इनकी बैलगाड़ियों को रोक दिया गया, पहले धमकाया गया वोट नहीं डालना जाओ। कुछ लोग नहीं माने तो फिर मारपीट शुरू हो गई। फिर भी लगा कि कुछ लोग बूथ तक जाएंगे, तो फिर सरयुग प्रसाद सिंह के लोग पहुंच गए पोलिंग बूथ रचियाही में और वहाँ उन्होंने बूथ को लूटना शुरू कर दिया, अपने आप ठप्पा लगा कर। तब इलेक्शन कमीशन ने सोचा नहीं था कि यहाँ चुनाव कराने के लिए बूथ की सुरक्षा भी ज़रूरी है। तब न पुलिस न पैरामिलिट्री फोर्सेस, CCTV कैमरा तो होता भी नहीं था। यहाँ तक कि किस बूथ पे क्या गड़बड़ हुई अगले दिन लोगों को अखबार से पता चलता था। तो खैर वो बूथ कैप्चरिंग की घटना हो गई। ये देश में होने वाली पहली बूथ कैप्चरिंग थी जो बिहार के बेगूसराय के इसी रचियाही गांव में हुई। इससे पहले बूथ कैप्चरिंग शब्द भी किसी ने नहीं सुना था इंडिया में, ये पहला मामला था और यहीं से ये बदनामी शुरू हुई। इसके बाद 57 के इस चुनाव ने बूथ कैप्चरिंग दिखाई। 64 आते आते ब्रौनी रिफाइनरी शुरू हो गया। अब वहाँ रिफाइनरी शुरू हुआ तो ठेके और उसको लेकर जो गुंडे थे छोटे छोटे, वो माफिया बनने लगे। फिर वही नेताओं ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर 64 के 6 साल के बाद 70 आया तो धनबाद जो देश का सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला शहर है, डायमंड सिटी जिसे कहते हैं, ब्लैक डायमंड सिटी, तो वहाँ उसका राष्ट्रीयकरण होगा, नेशनलाइज हो गया। पहले वो प्राइवेट लोगों के हाथ में खदानें हुआ करती थी। जैसे हुआ तो वहाँ भी अब जो पहलवान टाइप के लोग थे वो गुंडे से माफिया बनते गए। तो बिहार में असल में माफिया राज का जन्म बेगूसराय के रिफाइनरी और धनबाद के कोयलांचल से शुरू हुआ। हालांकि अब धनबाद बिहार का हिस्सा नहीं है, अब वो झारखंड का हिस्सा है। और फिर तो इसके बाद सिलसिला ही शुरू हो गया। इसी बीच में जब ये 70 में हुआ था, 80 के दशक में पश्चिमी चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने 1917 में अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, चंपारण आंदोलन, तब अंग्रेज़ों ने वहाँ के किसानों के ऊपर एक शर्त लगा दी थी कि आप जो भी खेती करोगे उसमें 1/3 नील की खेती करोगे, और उसके पैसे बहुत कम देते थे। किसान इसके खिलाफ में थे कि हम नील की क्यों करें, नुकसान है, बट उन्हें दबा दिया जाता था। ये बात गांधी जी को पता चली। गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, उन्होंने कहा कि चलो, और वो पहुँचे चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तब राजेंद्र बाबू देश के पहले जो राष्ट्रपति थे वो भी उस आंदोलन में शामिल हुए। वहाँ जाकर गांधी जी ने अपने अहिंसा आंदोलन की शुरुआत पहली बार पश्चिमी चंपारण से की, इन्हीं किसानों के हक में। अंग्रेज डर गए, फिर अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा। अंग्रेज़ ने कहा ठीक है हम ये वापस लेना, उन्होंने शर्त वापस ली
और इसी एक आंदोलन ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन का आगे चलकर रास्ता दिखाया। और कहते हैं इसी एक आंदोलन की वजह से गांधी जी को महात्मा कहा गया। लेकिन गांधी जी वहाँ से निकल लिए, धीरे धीरे वक्त हुआ, देश आज़ाद हो गया। उसी पश्चिमी चंपारण में अब गांधी और गन्ने की जगह गन्ने ले लिया। ज़मीनों पर अब ज़मींदारों ने कब्ज़ा किया तो गरीब मुखर हो उठे, फिर डाकू निकलने शुरू हो गए। पश्चिमी चंपारण एक दौर ऐसा था जब मिनी चंबल कहा जाता था। एक तो चंबल है ही है, वो मिनी चंबल था। धीरे धीरे उन डकैतों को भी, नेताओं को लगा कि ये चुनाव जीतने में बड़े कारगर साबित होते हैं, तो उन्होंने डकैतों को अपनी तरफ ले लिया। जब भी पोलिंग होती वो सीधे डकैतों का इस्तेमाल करते। वो जो डाकू हैं वो गांव-गांव जाकर लेटर बांट देते थे। असल में पूरे पश्चिमी चंपारण में तब बेतिया समेत ये होता था कि जो पावरफुल डकैत हैं उनकी तरफ से एक लेटर जारी होता था कि इस चुनाव में फलाने उम्मीदवार को वोट देना है, और अगर नहीं दिया तो फिर अंजाम क्या होगा आपको पता ही नहीं। दे दिया, या जिस डाकू ने फरमान जारी किया वो कैंडिडेट जीत गया, तब कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। लेकिन अगर गलती से डाकुओं का फरमान आया और वो कैंडिडेट हार गया तो उन गांवों को पूरी तरह से आग लगा दिया जाता, लोगों के घरों से खींच कर उन्हें मारा जाता, नरसंहार होता, मास किलिंग। तो ये चलता रहा और नेता उनके अपने साथ मिलाते रहे। तो ये बूथ कैप्चरिंग का पूरे पश्चिमी चंपारण और उस गंगा के दियारा के इलाके में चलता रहा। फिर धीरे धीरे हालात इतने ख़राब हो गए कि एक बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए जब पश्चिमी चंपारण पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने मन के करीब जाकर कहा कि हमें आप डर से बचाएं, हम जीना चाहते हैं। और जब राजीव गांधी ने उनकी कहानी सुनी तब उन्होंने कहा ठीक है, नई सरकार बनते हैं, हम कुछ करेंगे। इत्तेफाक से सरकार बन गई, दोनों जगह कांग्रेस की आई। इसके बाद एक ऑपरेशन पैंथर, ब्लैक पैंथर चलाया गया पश्चिमी चंपारण में डाकुओं को ख़त्म करने के लिए। धीरे धीरे वक्त लगा, लेकिन डाकू वहाँ से साफ हो गए। लेकिन बाद में वही डाकू, कुछ जो निकल लिए, कुछ जो बड़े, उन्होंने अपने वर्दी बदली, खाकी पहन लिया। अब तक जो नेताओं को चुनाव जीतते थे उन्होंने कहा मेरे चुनाव बूथ कब्जाने और इससे ये लोग विधानसभा लोकसभा पहुँच रहे तो मैं क्यों नहीं खुद करूँ। तो अब डाकू जो है वो अपने लिए ही चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया और खुद ही मैदान में उतर गया, और फिर वो वहाँ से जीतने लगे। धीरे धीरे वक्त बदला, उधर डाकू, उधर बरौनी, उधर कोयलांचल। अब उसके बाद एक नई खेप आनी शुरू हुई, गोंडा राज, जिसमें एक से बढ़कर एक क्रिमिनल जो आज भी है, शहाबुद्दीन से लेकर आनंद मोहन, पप्पू यादव, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, कितने नाम हैं। और ये सारे हर बार चुनाव में लड़ते हैं। अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि इनमें से बहुत सारे चुनाव के लिए अयोग्य करार दिए गए हैं, कुछ जेल में। तब उन्होंने अपने परिवारों को आगे करना शुरू कर दिया। इस चुनाव में इतने सारे गैंगस्टर, बाहुबली और नेताओं की बीवियां या बच्चे मैदान में कि आप सोच भी नहीं सकते। मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, शहाबुद्दीन बेटा ओसामा चुनाव लड़ रहा है। इसके अलावा अनगिनत नाम है और सारे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब एक नया ट्रेंड है, जैसे नेता अपनी विरासत दे देते हैं अपने बच्चों को, अब क्रिमिनल भी अपनी विरासत अपने बच्चों को दे रहे हैं। 14 तारीख को सरकार किसकी बनेगी उसकी वोटिंग होगी, नतीजा सामने आएगा। 6 तारीख को पहली पोलिंग है, इसके बाद 11 को है। और इस चुनावी हिंसा में पहली लाश गिर चुकी है, दुलार चंद यादव की। अनंत सिंह जेल में है, पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत सिंह पकड़े गए हैं जेल में, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। 25 साल से वो या उनका परिवार, पिछली बार चुनाव वो नहीं लड़ पाए तो बीवी जीत गई थी, लेकिन उन्हीं का परिवार चला रहा। किसी ने ये शब्द कही थी कि मोकामा असल में बिहार में राजनीति का वध स्थल है। आज तक वहाँ से कोई शरीफ जीत ही नहीं पाया। और कमाल देखिए ना, जितनी बड़ी पार्टियाँ, नीतीश बाबू की पार्टी है, साथ में बीजेपी है, दोनों ने मिलकर किसको टिकट दिया हुआ है? अनंत सिंह को। उधर जो सरकार बनाने के लिए चुनाव में इस वक्त मैदान में उतर तेजस्वी यादव या कांग्रेस का राहुल यादव, सब गठबंधन है राहुल गांधी के साथ और तेजस्वी का। इन्होंने किसको दे दिया? सूरजभान की पत्नी को। तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या जो सत्ता में है और क्या जो अपोजिशन में है,
सभी ने हथियार डाल दिए हैं कि नहीं बाहुबलियों को दो, गुंडों को दो, मवालियों को दो, बस चुनाव जीतना है। पर इससे राज्य कहाँ जा रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही बिहार की सबसे बड़ी बदनसीबी है। 57 में जो कलंक लगा था बूथ कैप्चरिंग का, अब हालांकि बूथ कैप्चरिंग जैसी चीज़ अब मुमकिन नहीं है क्योंकि ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन इन बाहुबलियों, इन गुंडों, इन फुटानीबाजों का कुछ भी नहीं होता। इसलिए कि इन्हें खुद नेता अपना हथियार बनाते हैं। उन्हें पता है कि एक सीट कीमती है, जहाँ से जो जीत सकता है उसे वहीं से खड़ा कर देते हैं। फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं कि ये कातिल है, ये रेपिस्ट है, ये डाकू है। बस राजनीति का खेल खेलना है। क्या कीजिएगा। उम्मीद तो यही है कि आने वाले वक्त में शायद नई जनरेशन इन चीज़ों को चेंज करे, बट उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो खैर, कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं। बहुत दिनों से सिलसिला बंद था, सिलसिला वापस चालू करते हैं। आज रोहित उपाध्याय जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रोहित उपाध्याय जी। और ये भेजा है प्रतिमा शर्मा जी ने। प्रतिमा शर्मा जी के हस्बैंड हैं रोहित जी। इसके अलावा उबैद सिद्दीकी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे उबैद साहब। ध्रुविका, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ध्रुविका। और ये विजय सेवरा जी की बिटिया है। अक्षित, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षित। और ये कमलेश चांदा जी के बेटे हैं। साथ ही सुमेर गुज्जर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमेर जी। और ये उद्दम गुज्जर जी के दोस्त हैं। इसके अलावा अनमोल सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनमोल। और ये प्रिया सिंह के हस्बैंड हैं अनमोल। ज्योति बेदी, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे ज्योति बेदी जी। और ये गुरदर्शन जी की पत्नी है। तो इसके साथ ही कहानी में इतना ही आज। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।